Okay, so everyone, I hope you can recall that in the last class we studied about the system of the classification and we studied about the attempts of the classification that various scientists made. हमने बात की थी कि जो हम इस टाइम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं वो हम फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं दैट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर एंड वी आल्सो नो दैट रॉबर्ट विटेकर ने जब क्लासिफाई किया था तो उसने कुछ बड़े बड़े से ग्रुप्स बनाए थे एंड वी कॉल दोज ग्रुप्स एज वी कॉल दोज कैटेगरीज एज किंगडम्स। अब आप खुद इमेजिन करो कि इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस वी डू नॉट नो इवन उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ और सिर्फ 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। सो नाउ इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो किंगडम्स हैं या ये जो ग्रुप्स हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप्स होंगे या फिर इन ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स प्लेस होंगे। मतलब a large number of organisms would be placed under the category kingdom। अब अगर हम बात करें जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था रॉबर्ट विटेकर ने, so we know the name of those 5 kingdoms. Those were Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। इस पॉइंट पे हमें ये भी पता है कि जो मोनेरा है ये अकेला एक ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोट है। बाकी जो 4 किंगडम्स हैं वो यूकैरियोटिक है। एंड आई आल्सो होप दैट दिस at this point you are very clear about prokaryote and eukaryote and the difference between prokaryote and eukaryote is clear to you। प्रो का मतलब पहले, प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पास जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है मींस द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे प्रोकैरियोट्स होंगे। बाकी चारों जो किंगडम्स हैं हमारे वो यूकैरियोट्स हैं। तो मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा एंड एनिमेलिया यूकैरियोट्स है। बट काइंडली रिमेंबर प्रोटिस्टा एक अकेली ऐसी किंगडम है जो यूकैरियोट होने के साथ साथ एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर है। मतलब प्रोटिस्टा में सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। फंजाई, प्लांटा एंड एनिमेलिया में यूकैरियोटिक के साथ साथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें फंजाई और प्लांटे की तो यूकैरियोटिक भी है, मल्टीसेलुलर भी है और दोनों के पास सेल वॉल भी है। पर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि प्लांटे अपना खाना खुद से बना सकते हैं, फंजाई अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। प्लांटे आर ऑटोट्रॉफिक, फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक। If we talk about animals, if we compare them with animals, animals are also eukaryotic, animals are also multicellular, but the difference is animals do not have a cell wall। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, इसलिए वो फंजाई और प्लांटे से डिफ्रेंशिएटेड है। फंजाई और प्लांटे अगर सेल वॉल का करेक्टर शेयर करते हैं तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं शेयर करते। तो मतलब कुछ बेसिक करेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ग्रुप्स बनाए गए हैं। मतलब प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, mode and source of nutrition, autotrophic and heterotrophic, and then body organization, unicellular, multicellular, have cell wall, do not have cell wall, examples of body organization। Then मैंने आपको लास्ट टाइम एक और बात कही थी that you have to remember that Carl Woese divided the Monera into Archaebacteria and Eubacteria at this level of class 9। You just need to remember the name of the scientist, that is Carl Woese, and his contribution that he divided the Monera into further two groups। Okay, so now up to now we have discussed that some groups have been made that we call it as kingdoms।
अभी तक तो हमें यही समझ में आया है कि बड़े बड़े से ग्रुप्स हैं, बहुत लार्ज ग्रुप्स हैं जिनको हम किंगडम्स कहते हैं। लेकिन हमें इसके साथ साथ एक और बात भी पता है कि ये जो किंगडम्स हैं ये बहुत बड़े ग्रुप्स हैं, इनमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। जब हमें ये पता है कि इतने बड़े ग्रुप्स हैं और इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। साथ ही साथ जब हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को कुछ 3 या 4 कैरेक्टर्स के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स में और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपस में वेरी करते हैं, मतलब जो आपस में सिमिलर नहीं हैं, जो डिफरेंट हैं। तो उनको स्टडी करने के लिए हमने और छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए ताकि ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना इजी हो जाए। सो वी आर स्टार्टिंग विद किंगडम, जो एक बड़ा सा ग्रुप है। आफ्टर दैट हमने एक और छोटा ग्रुप बनाया, फाइलम या डिवीजन। ओके, है देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक। फाइलम एनिमल्स के लिए यूज होता है, डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज होता है। तो फिर हमने, मान लो वी अज्यूम दैट वी स्टार्ट विद एनिमल किंगडम, तो हमने एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स आ जाएंगे। लेकिन हम सारे एनिमल्स को तो एक साथ नहीं पढ़ सकते, साथ ही साथ उनमें बहुत सारे करेक्टर्स है, कुछ मैच करते हैं और कुछ मैच नहीं करते। तो फिर एक और छोटा ग्रुप बनाया जिसको हम बोलेंगे फाइलम। फाइलम में भी इतने सारे एनिमल्स हैं कि सबको एक साथ नहीं पढ़ सकते और उनके करेक्टर सारे के सारे मैच नहीं करते। देन अगेन a smaller group जिसको हमने क्लास नाम दे दिया। After that again a smaller group that is termed as order. Then again a smaller family, then genus and then species. मतलब अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो बहुत सारी स्पीशीज मिलकर जीनस बना देंगी, बहुत सारी जीनस मिलकर फैमिली बनाएगी, बहुत सारी फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाएंगी, बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास बनाएंगे, बहुत सारी क्लासेस मिलकर फाइलम बनाएंगी, बहुत सारे फाइलम मिलकर किंगडम बनाएंगे। ये क्लास आपकी क्लास से सिमिलर नहीं है, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ एक क्लासिफिकेशन का लेवल है। लेकिन अब हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अगर हम कह रहे हैं कि बहुत सारी स्पीशीज मिलकर जीनस बनाएंगे, तो पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि स्पीशीज होता क्या है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि स्पीशीज से आगे जीनस बन क्या रहा है और कैसे बन रहे हैं। If we need to define species, species is a group of organisms which look like each other, जो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, and can also reproduce with each other, जो एक दूसरे के साथ reproduce भी कर सकते हैं। या फिर अगर हम कहें breed, breed का मतलब होता है reproduce करना, and perpetuate मतलब अपनी generation continue कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखते हैं विच लुक लाइक ईच अदर, जो एक दूसरे के जैसे तो हैं, लेकिन अगर वो आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, तो उनको हम स्पीशीज नहीं बोलेंगे। हम स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे जो दिखते भी एक जैसे हैं और ब्रीड भी कर सकते हैं। तो स्पीशीज एक बहुत छोटा ग्रुप होगा जिसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो बहुत कम होंगे, लेकिन करेक्टर्स सबसे ज्यादा शेयर होंगे। अगर हम बात करें जीनस की, तो जीनस स्पीशीज से थोड़ा ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पीशीज आ जाएंगी, लेकिन इसमें करेक्टर्स स्पीशीज के कंपैरेटिवली कम शेयर होंगे। अगर हम बात करें फैमिली की, ये जीनस से भी बड़ा ग्रुप होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे जीनस आ जाएंगे, लेकिन इसमें करेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस कम शेयर होंगे। सेम इज द केस विद ऑर्डर, फैमिली से बड़ा ग्रुप होगा, करेक्टर्स कम शेयर होंगे। क्लास ऑर्डर से बड़ा ग्रुप होगा, करेक्टर्स कम शेयर होंगे। फाइलम क्लास से बड़ा ग्रुप होगा, करेक्टर्स कम शेयर होंगे। किंगडम
फाइलम से बड़ा ग्रुप होगा, करेक्टर्स और कम शेयर होंगे। और हमें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत ऑब्वियस है कि किंगडम्स में 3 या 4 करेक्टर्स ही तो शेयर हो रहे हैं। और कौन कौन से करेक्टर शेयर हो रहे हैं कि यूकेरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, फिर उसके बाद कुछ में तो सिर्फ यही 2 करेक्टर शेयर हो रहे हैं। एक जो मोनेरा है वो तो अकेला है कि भाई प्रोकैरियोट है। बाकी अगर हम बात करें तो यूकेरियोटिक एक ये कॉमन करेक्टर शेयर हो रहा है, फिर मल्टी सेलुलर है, ये कॉमन करेक्टर शेयर हो रहा है। उसके बाद तो अलग अलग होता जा रहा है ना कि सेल वॉल है या नहीं है। तो पूरी की पूरी किंगडम में कुछ 2 या 3 करेक्टर्स ही शेयर हो रहे हैं। ग्रुप बहुत बड़ा है, ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं, करेक्टर्स बहुत कम है। जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे वैसे वैसे ग्रुप छोटा होता जाएगा, करेक्टर्स जो सिमिलर हैं, जो करेक्टर्स शेयर होते हैं वो ज्यादा होते जाएंगे। तो जो स्पीशीज है ना, ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, और हम स्पीशीज की जो डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 5 किंगडम्स जो रॉबर्ट विटेकर ने प्रपोज की थी। मूविंग टुवर्ड द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड वी विल स्टार्ट विद किंगडम मोनेरा। अब जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ that it is the exclusive kingdom that includes prokaryotic organisms, and repeating that definition again, the organisms that do not have a well-defined nucleus. In addition, the prokaryotic organisms do not have specific organelles as well. आपको पता है, when you started chapter 5 and when you started prokaryotes, you also studied that they do not have specific organelles except ribosomes. राइबोसोम्स को छोड़कर कोई ऑर्गेनालिस नहीं है। फिर राइबोसोम्स की जरूरत भी क्या है? Now just recall, we have studied it earlier as well, that ribosomes are called as protein factory of the cell. राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत तो है, क्योंकि जो भी मैसेजेस आएंगे न्यूक्लियस से सर्वाइवल के लिए, या जो भी उनकी बॉडी में चेंजेस आने हैं किसी भी टाइप के, आदर सेल वॉल फॉर्मेशन और एनीथिंग, they have to synthesize something, they have to break down something, all those messages are transported or transferred in the form of proteins. तो वो प्रोटीन्स बनेंगे कहाँ से? राइबोसोम से बनेंगे। Then moving towards the next point is that they are unicellular. मोनेरियन सारे के सारे प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर ही होंगे, कोई भी मल्टीसेलुलर नहीं होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, कुछ मोनेरियंस के पास सेल वॉल्स होती हैं, कुछ के पास सेल वॉल्स नहीं होती। At this point, I hope you are very clear of the role and function of cell wall in any organism. सेल वॉल का काम होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सेल की शेप मेंटेन करना। तो कुछ मोनेरियंस के पास सेल वॉल है, कुछ मोनेरियंस के पास सेल वॉल नहीं है। Monarchs can be autotrophic, can make their own food, or they can be heterotrophic, means they are dependent on other organisms to obtain their food. अगर हम मोनेरा के एग्जाम्पल्स की बात करें, जितने भी बैक्टीरियाज हैं सारे के सारे they are categorized under the kingdom Monera. Then there is a name blue-green algae. Actually, algae हमने पहले उन organisms को नेम दे दिया था which can make their own food. Blue-green इसलिए नाम दिया है because they have specific blue-green pigments in their body, but they are prokaryotic, means do not have a well-defined nucleus, but can make their own food, so they are placed under the kingdom Monera. Then cyanobacteria and mycoplasma, again bacteria हैं and are therefore placed under the kingdom Monera. If you just look at the figure that is given in the NCERT, बैक्टीरिया के साथ साथ एनाबिना भी दिया है।
Anabina is an example of bacteria and specifically nitrogen fixing bacteria. We will study nitrogen cycle in detail in chapter 14, जहाँ पे आप स्टडी करोगे कि ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं. इफ यू कैन रिकॉल, प्लांट्स को सर्वाइवल के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, and those nutrients specifically are nitrogen, potassium and phosphorus. तो ताकि नाइट्रोजन abundant amount में प्लांट्स के लिए अवेलेबल रहे, ये बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं. That's why they are called as nitrogen fixing bacteria. An example is Anabina. आपको जो सेल दिखाई दे रहा है ना, हेट्रोसिस्ट, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल बोलते हैं. इस सेल में नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है. So kindly remember the name that Anobina is a nitrogen fixing bacteria क्योंकि it will help you in chapter 14 when we will discuss nitrogen cycle. So as per your NCERT, you just need to remember these 3 or 4 characters and in addition examples for the kingdom Monera. When you go to higher classes, तब आपको वहाँ पे kingdom Monera डिटेल में स्टडी कराया जाता है. But at this level, you just need to remember only these points. Okay. So now I'm moving towards the next kingdom, that is kingdom Protista. At this point, it's very obvious that all the other 4 kingdoms that we are going to study would be eukaryotic because as we have already discussed, only Monera is prokaryotic. So these are eukaryotic, matlab nucleus is well defined and is covered by a nuclear membrane. Then after that they are unicellular organisms. याद रखना अकेले किंगडम प्रोटिस्टा ही ऐसी हैं जो यूकैरियोटिक होने के साथ साथ एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर है. After that, if we talk about the organisms of kingdom Protista, कुछ organisms appendages यूज करते हैं. Appendages का मतलब होता है मेन बॉडी को छोड़कर जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स है जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं और लाइफ की जो बाकी प्रोसेसेस हैं, सर्वाइवल के लिए जो मेन प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें अपेंडेजेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारी आर्म्स और हमारी लेग्स हमारी बॉडी के अपेंडेजेस हैं. हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, खाना खाने में हेल्प करते हैं. सो इन द सेम केस प्रोटेस्टेंट्स जो हैं उनके पास भी कुछ अपेंडेजेस हैं जो मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं. अगर हम बात करें उन अपेंडेजेस की तो वो सिलिया हो सकते हैं या फ्लैजेला हो सकते हैं. सिलिया हेयर लाइक होते हैं, फ्लैजेला विप लाइक होते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ सम फिगर. पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखो. पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर है, आपको इसके स्ट्रक्चर के बाहर कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स. इनको हम सिलिया कहते हैं. ये सीलिया जब किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसके साथ साथ ही जो पैरामीशियम है वो भी उस डायरेक्शन में मूव करता है. सीलिया का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. जब मूव करेंगे सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे. देन जस्ट लुक एट द फिगर ऑफ यूक्लिना, दैट इज थर्ड फिगर. ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बड़ा सा जिसको मैंने हाईलाइट किया है, दैट इज फ्लैजेला और फ्लैजेलम. ये एक विप लाइक स्ट्रक्चर है. इसको आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ. ऑल इफ यू हैव सीन द हॉर्स राइडर्स जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, वो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए विप लाइक स्ट्रक्चर यूज करते हैं. मतलब एक बड़ा सा चाबुक जैसा स्ट्रक्चर होता है जो वो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं. फ्लैजेला का भी कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर होता है. कितना इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है और बहुत ही रिदमिक मूवमेंट शो करता है. आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स कॉकरोचेस में देखे होंगे. दे आर नॉट द फ्लैजेला एक्चुअली, दे आर द एंटीना, बट फ्लैजेला भी वैसा ही स्ट्रक्चर होता है. थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और जब ये मूव करता है तो यूग्लिना मूव कर पाता है. I'll get back to these diagrams again after some minutes.
Now let's just get back to the previous slide. Just wait. तो हम बात कर रहे थे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास अपेंडेजेस हैं, फॉर एग्जांपल सिलिया या फिर फ्लैचेला. Then the members of the kingdom Protista can be autotrophic or they can be heterotrophic. खाना खुद से बना सकते हैं और are dependent on other organisms for their food. Example है diatoms and protozoans. डायटम्स नाम आया है, डाई का मतलब दो, एटम्स का मतलब बहुत छोटे से बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स. इनका नाम डायटम्स कैसे पड़ा? जो सोप केस होता था ना पहले, अभी तो हम लोगों के पास हैंड वॉशेस हैं, लेकिन पहले जो सोप होता था उसको रखने के लिए एक सोप केस आता था, मतलब जिसमें एक नीचे बेसिक स्ट्रक्चर होता था और उसको लिड से कवर कर देते थे. तो दो स्ट्रक्चर्स होते थे जो सोप को एनक्लोज कर देते थे. तो जो डायटम का स्ट्रक्चर है, इनका भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है कि दो बेसिक कुछ इनकी बॉडी में स्ट्रक्चर्स है और वो सोप केस के जैसे दिखते हैं. दैट्स व्हाई इनको डायटम्स नाम दे दिया गया. देन प्रोटोजोअन्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोअन्स. प्रोटोजोअन्स हम स्पेसिफिकली उन प्रोटिस्टेंट्स को कह देते हैं जो एनिमल्स के जैसे कैरेक्टर्स शो करते हैं. इस पॉइंट पे आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, and you need to remember it as well. Kindly note in your NCRT कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, दिस इज द एक्सक्लूसिव किंगडम जिसमें ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स के जैसे करेक्टर्स भी शो करते हैं और प्लांट्स के जैसे करेक्टर्स भी शो करते हैं. So sometimes we call this kingdom as on the borderline between kingdom Plantae and kingdom Animalia. For example, Euglena है. Let's just move to the next slide. Look at the figure of Euglena. इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, and you have studied it before as well कि क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट्स में मिलता है and helps in the process of photosynthesis. तो ये फीचर कौन सा हो गया? प्लांट वाला हो गया. उसके बाद फ्लैजेलम एनिमल्स में मिलता है, तो ये कौन सा फीचर हो गया? एनिमल वाला हो गया. तो प्लांट का फीचर भी है, एनिमल का फीचर भी है, तो दोनों के फीचर शो कर रहा है. तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें प्लांट के फीचर्स भी हैं और एनिमल के फीचर्स भी हैं. आफ्टर दैट लेट्स जस्ट मूव टू द फिगर ऑफ पैरामीशियम. पैरामीशियम के फिगर देखो, इसमें आपको दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं. वन इज मैक्रोन्यूक्लियस एंड अनदर इज माइक्रोन्यूक्लियस. तो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द ऑर्गेनिज्म दैट हैज टू न्यूक्लियस, तो योर आंसर वुड बी पैरामीशियम. पैरामीशियम को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज स्लिपर एनिमल्क्यूल. SLIPPER, स्लिपर. जो आप नॉर्मल घर में चप्पल पहनते हो उसको स्लिपर बोलते हैं ना. तो स्लिपर एनिमल्क्यूल, ANIMALCULE. एनिमल से एनिमल्क्यूल नाम आया है क्योंकि ये मूवमेंट शो करता है, तो हम कह देते हैं कि एनिमल जैसे कुछ फीचर शो करता है, दैट्स व्हाई एनिमल्क्यूल. तो आपके पास यही क्वेश्चन आएगा कि इफ the name tells us the name of organism which has two nucleus, so that would be paramecium. Then amoeba है, and you are very well aware of the features of amoeba कि अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है. और अमीबा जब अपनी शेप चेंज करता है तो कैसे शेप चेंज करता है? ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इनको सूडोपोडिया बोलते हैं. सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट. तो पैर तो है, फीट तो है, लेकिन फॉल्स फीट है, मतलब एक्चुअली फीट जैसे नहीं है बट मूवमेंट में हेल्प करते हैं. दैट्स व्हाई pseudopodia. So students who are raising their hand, just note down your queries. I'll get back to you in the last 5 minutes. जैसे जैसे अमीबा को मूवमेंट चेंज करनी होती है, अपनी शेप चेंज करनी होती है, कुछ सूडोपोडिया खत्म हो जाते हैं, कुछ सूडोपोडिया नए बन जाते हैं और इनकी हेल्प से अमीबा अपनी मूवमेंट कर लेता है. So these are the examples of kingdom Protista, specifically of protozoans, and you need to remember the names and you need to remember the
examples. Okay. So now let's move towards the next slide, and this is kingdom fungi. So now at this point we are very clear and it's very obvious कि जो kingdom fungi है that is eukaryotic. बिकॉज हम ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मोनेरा को छोड़कर बाकी सारे किंगडम जो हैं वो सारे यूकेरियोटिक है. एंड जब हम डिस्कस कर रहे थे द डिफरेंस बिटवीन किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांटे, वी डिस्कस दिस एट दैट पॉइंट ओनली कि फंजाई प्लांटे से इसलिए ही डिफरेंट है क्योंकि वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. सो दैट्स व्हाई दे आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. अब अगर हम बात करें फंजाई की तो कुछ ऑर्गेनिजम्स सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं. सेप्रोट्रॉफ्स हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो डेड और डिकेइंग मटेरियल को अपने फूड के जैसे यूज करते हैं या वो डिपेंडेंट होते हैं डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे ताकि वो अपना फूड वहां से ऑब्टेन कर सकें. आफ्टर दैट अगर हम फंजाई की बात करें तो कुछ फंजाई पैरासाइट्स होते हैं. पैरासाइट्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं फूड के लिए. इफ वी गो बाय द डेफिनेशन ऑफ योर एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है दे रिक्वायर अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. मतलब एक होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए. नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन पैरासाइट्स इन डिटेल ओवर हियर. पैरासाइट को सिंपल लैंग्वेज में बोले दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है. पैरासाइट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स. एक्टो का मतलब होता है ऊपर. तो जो ऑर्गेनिजम्स जो पैरासाइट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर रहते हैं उनको हम एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों के हेयर में लाइस हो जाती है, जुएं हो जाती हैं. वो क्या करते हैं, वो लाइस क्या करते हैं, बॉडी से ब्लड सक करती हैं और वो ब्लड उनके लिए फूड होता है. तो जो ह्यूमन बींग्स हो गए वो होस्ट ऑर्गेनिज्म हो गए और हमारा ब्लड उनके लिए फूड हो गया. हमारी बॉडी के बाहर रह रही हैं, दैट्स व्हाई एक्टोपैरासाइट्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे पैरासाइट्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं फूड डिराइव करने के लिए उन्हें हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स. ENDO पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स. फॉर एग्जाम्पल आप सब लोगों ने डिवॉर्मिंग टैबलेट खाई थी एल्बेंडाजोल. वो इसलिए खिलाई गई थी कि स्टूडेंट के पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं. तो वो वॉर्म्स एग्जाम्पल है एंडोपैरासाइट्स का. इन वॉर्म्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे किंगडम एनिमेलिया में. बट हर जस्ट रिमेंबर की बॉडी के अंदर रहेंगे और फूड डिराइव करेंगे हमारे ही बॉडी से. After that, moving towards the next point, when we were discussing the similarities between kingdom fungi and kingdom plantae, तो हमने डिस्कस किया था कि दोनों के पास सेल वॉल तो है, प्लांटे के पास भी और फंजाई के पास भी. तो जो फंजाई है ना उनकी सेल वॉल एक स्पेसिफिक मटेरियल से बने हैं जिसको हम बोलते हैं काइटिन. प्लीज मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है या एमसीक्यूज आ जाता है. नेम द मटेरियल फ्रॉम विच सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड. तो काइटिन एक बहुत टफ कॉम्प्लेक्स शुगर है, एक बहुत टफ सब्सटेंस है जो फंजाई की सेल वॉल बनाता है. After that, we are moving to a very very important point of the kingdom fungi and mark it as important in your NCERTs as well. कि बहुत सारी फंजाई एल्गे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं. सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप. मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि फंजाई और एल्गे एक साथ रहते हैं सर्वाइवल के लिए. जब फंजाई और एल्गे एक साथ रहते हैं उन दोनों के एसोसिएशन को हम लाइकन बोल देते हैं. LICHEN. लाइकन में क्या होता है, मैं कह रही हूँ कि एल्गे और फंजाई रहते हैं तो एल्गे खाना बनाता है क्योंकि फंजाई खाना नहीं बना सकते, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है.
एल्गी खाना बना लेते हैं तो फंजाई के काम करते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं। तो दोनों आपस में हेल्प करते हैं एक दूसरे की, एल्गी फंजाई की हेल्प करते हैं, फंजाई एल्गी की हेल्प करते हैं, और दोनों के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? लाइकेन। इस टाइप के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं या सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। साथ ही साथ एक और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो लाइकेंस हैं दे आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब वो पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते। इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकता है that lichens are not found in some big cities like Delhi or Mumbai. Give reason. तो आपका आंसर होगा that they do not grow in polluted areas. They are very good indicators of pollution. That's why they are not usually found in some big cities like Delhi and Mumbai. After that आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। yeast, mold and mushrooms. जो mushrooms हम सब लोग इतने happily खाते हैं, they are the examples of kingdom fungi. तो एज पर योर एनसीईआरटी आपको किंगडम फंजाई में इतना ही करना है। We are just left with 4 minutes and I'm getting back to your questions and I'm stopping the discussion for this topic over here. In the next class, we'll start with kingdom plantain.